Hello, welcome back students. So today we're going to start with the price discrimination, the price practicing part 1 7.3, which is nothing but the conditions for the price discrimination. So we're going to move towards the one of the objective of our economics. So let's move on for the same. ज़रा ध्यान देना है यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है और कुछ कंडीशंस हैं उनके डिस्कशन के, तो वो कंडीशंस हम लोग देखेंगे. दैट इज़ नथिंग बट द कंडीशन फॉर द डिस्क्रिमिनेशन. प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने स्टार्ट किया हुआ है ये चैप्टर और डिस्क्रिमिनेशन में बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं. जो सेलर्स होते हैं वो सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं एक मार्केट से दूसरे मार्केट में, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर्स पे, एक बायर से दूसरे बायर पे. तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का इनका तरीका होता है, जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो कैसे ये परफॉर्म करते हैं, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं. कुछ कंडीशंस होते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के. इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था डिग्री ऑफ अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री. फर्स्ट डिग्री जो कि मोस्टली डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड द लॉयर्स दे आर परफॉर्मिंग, जो डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करते हैं डिफरेंट कस्टमर को एज पर देयर डिफरेंट केसेस. देन सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है कि एक पूरा मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है. अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करते हैं. एंड थर्ड डिग्री ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन विल गो टू टेक प्लेस, जहाँ पे दो डिफरेंट मार्केट, जो कि दोनों डिफरेंट मार्केट अलग अलग लोकेशन पे सिचुएटेड है, और वो मार्केट में हम कैसे प्राइजेस को क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे. बहुत सी चीज़ें देखनी है. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन. हम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आते हैं अपने कंटेंट पे. विल गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. फर्स्ट वन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ द थर्ड डिग्री. थर्ड डिग्री का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, व्हाट डू मीन बाय द थर्ड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो लोकेशन वाइज डिवाइड होता है. जैसे आपके प्रीवियस वीडियोस में आपने अगर देखा होगा तो मैंने एग्जांपल लिया था आपका मुंबई और पुणे का. मुंबई और पुणे दो प्लेसेस है जहाँ पे आपके मार्केट सिचुएटेड है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, जहाँ पे आपके मार्केट क्या है, सिचुएटेड है. अब ये दोनों मार्केट जो हैं डिफरेंट प्लेसेस पे हैं. मुंबई के मार्केट अलग है और पुणे का मार्केट अलग है. अब दोनों जगहों पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, कहीं पे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, कहीं पे कम चार्ज कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ कंडीशंस होते हैं. वो कंडीशन हम देखते हैं क्यों मुंबई में ज़्यादा चार्ज हो रहा है और पुणे में कम प्राइसेस को चार्ज किया जा रहा है. व्हाट इज़ द रीज़न, लेट्स सी. सब पहली बात है, द फर्स्ट रीज़न वाई द कंडीशन फॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ देयर, वाई वी आर चार्जिंग द मोर प्राइजेस, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द गुड. वी आर नॉट एबल टू ट्रांसफ़र द गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू द अनदर मार्केट. अब जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एक मार्केट से दूसरे मार्केट में हम गुड्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तब वहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है. द मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज द डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम गुड्स प्रोवाइडेड द कंज्यूमर्स आर नॉट इन द पोजिशन टू ट्रांसफ़र द गुड्स फ्रॉम वन टू अनदर. अब मुंबई, हम रहते हैं मुंबई में और हम पुणे जाके, सूरत जाके, राजस्थान जाके, कलकत्ता जाके, चेन्नई जाके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करके वहाँ से लेके नहीं आ सकते कम प्राइस में. वैसा कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते. हमारे लिए मुंबई में जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, जो हमारे मुंबई में मार्केट में जो प्राइजेस चार्ज हो रहे हैं, वो प्राइजेस पे ही हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, ना ही कि हम पुणे या अदर किसी स्टेट या अदर किसी लोकेशन पे जाके वो मार्केट से हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के लेके आएंगे. हम वैसा एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते बीइंग एज अ रैशनल कंज्यूमर. तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द गुड्स में क्या होता है, मोनोपोलिस्ट के पास एक चांस होता है कि वो डिफरेंट प्राइजेस क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है सेम गुड्स के लिए, जहाँ पे कंज्यूमर्स आर नॉट इन द पोजीशन टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, we are performing this, and this could help only if the consumer either do not meet each other, or in case they do meet, will not be able to exchange the goods and services. और कभी कभी क्लास ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे एक कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहा है वो दूसरे कंज्यूमर्स के यूज़फुल हो ना हो वो हमें पता नहीं होता, और जो गुड्स हैं वो इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र इजीली नहीं हो पाता. वो केसेस है आपके नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द गुड्स के. द नेक्स्ट वन, इफ यू गोइंग टू सी द जोग्राफिकल डिस्टेंस. अब कंडीशंस आती है किसकी, जोग्राफिकल डिस्टेंस की. अब जोग्राफिकल डिस्टेंस, द सेम एग्जांपल जो मैंने आपको दिया मुंबई और पुणे वाले.
नाउ जोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से भी क्या होता है, हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सेलर करता है, मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है क्योंकि प्लेसेस जो है डिफरेंट है। तो जो जोग्राफिकल डिस्टेंस है, if the markets are situated at a sufficiently the long distance, then the transfer of a goods may not be economical. इकोनॉमिकल मतलब अगर आप मुंबई में रहते हैं और पुणे से गुड्स परचेस करके लेके आ रहे हैं, तो जो मुंबई का प्राइस अगर 100 रुपये है, तो आपको वो पुणे से लाने में 150-200 रुपये भी आपको पे करने पड़ सकते हैं। मतलब जितना आप मुंबई में पे करेंगे प्राइस, उससे ज़्यादा आप पे कर चुके होंगे जब आप अदर दैन मुंबई किसी और मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज मुंबई में परचेस करके लेके आ रहे हैं, तो वो इकोनॉमिकल नहीं हुआ। For example, if the discrimination is resorted to the Mumbai and the Pune market, the difference is 50 rupees per unit, then the transfer of a goods from the one buyer to the other between the two market is not at all economical. Then next one is political barrier. कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? पॉलिटिकल बैरियर्स की वजह से। कौन से पॉलिटिकल बैरियर्स? The political boundaries prevents the movement of the people from one market to another, and for example the Kolkata and the Dhaka, if the trade is not allowed between the countries, then the monopolist who operates in the both the markets can charge the different prices for the same commodity. Political barriers है, there you can take the example of the same Kolkata and Dhaka. Dhaka is situated in where? In the Nepal. So अगर हम यहाँ पे ऐसा होता है, अगर सिचुएशंस ऐसे आते हैं, तो अगर पॉलिटिकल बैरियर्स की वजह से क्या होता है, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल नहीं कर पाते। तो ऐसे सिचुएशंस जब आते हैं, तो ये सिचुएशंस क्या होते हैं ऐसे सिचुएशंस में हम पॉलिटिकल बैरियर्स की वजह से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं। हो सकता है मुंबई और सूरत, मुंबई और दिल्ली और विद इन इंडिया भी हम ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे सेलर जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिपमेंट ऑफ द गुड्स इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, तो वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है। और बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है जो देखेंगे। तो मोस्टली द पॉलिटिकल बैरियर्स की वजह से क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। सो द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? टैरिफ बैरियर। नाउ टैरिफ बैरियर के वजह से डिस्क्रिमिनेशन कैसे पॉसिबल है? तो इफ़ द होम मार्केट इज़ प्रोटेक्टेड थ्रू द टैरिफ लाइक अ इम्पोर्ट ड्यूटी। अगर होम मार्केट में हमने क्या किया है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि हमें डोमेस्टिक मार्केट को प्रमोट करना है, हमें डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करना है, तो वो केसेस में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए हमने क्या किया, एक प्रोटेक्शन दे दिया इन द फॉर्म ऑफ अ टैरिफ। अ मोनोपोलिस्ट मे चार्ज द हायर प्राइजेस इन द protected home market and lower in the competitive foreign market. इसमें होगा क्या, अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है, इंपोर्ट टैरिफ लगाया हुआ है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, सपोज मैं इंडियन हूँ, आई एम द इंडियन पर्सन, आई एम इंडियन एंड आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू किया, एक ब्रांच मेरा मुंबई में है और दूसरा ब्रांच है किसी और कंट्री में। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट टैरिफ इंक्रीज़ कर दिया और मल्टीनेशनल कंपनीज़ को हमारे कंट्री में आने से मना किया हुआ है और रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, तो अगर कहीं किसी प्रकार का टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है, उससे होगा क्या, अगर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाया तो कस्टमर्स इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज नहीं परचेस कर पाएंगे क्योंकि उनके प्राइसेस ज़्यादा हो जाएगा। गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगाया तो ज़्यादा प्राइस उनको पे करना पड़ेगा, जो कि कस्टमर्स पे नहीं करेंगे। तो उनके पास ऑप्शन क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स से परचेस करना पड़ेगा उनको गुड्स एंड सर्विसेज, वो दे कैनॉट इम्पोर्ट इट। तो होगा क्या वहाँ पे, एज अ इंडिविजुअल, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, मेरा ब्रांच कहाँ पे, मुंबई में। सो मुंबई में मेरा ब्रांच है, तो जितने भी इम्पोर्टर्स हैं, जितने भी पहले जो इंपोर्ट करते थे गुड्स एंड सर्विसेज, वो मुझसे अभी परचेस करना चालू करेंगे और उसका एडवांटेज लेते हुए मैं अपने प्राइसेस को क्या करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स विल गोइंग टू इंक्रीज़। डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स इंक्रीज़ होगा जब गवर्नमेंट टैरिफ लगाएगा या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगा, तो वो सिचुएशंस में मेरे डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। इसके वजह से मैं प्राइसेस भी क्या करूँगा, बढ़ा दूँगा। फिर और क्या कर सकता हूँ मैं, अदर कंट्रीज़ में, सिंस अदर कंट्रीज़ में मेरे जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से मुझे प्राइसेस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में जो अदर कंट्रीज़ में, जो फॉरेन कंट्रीज़ में ब्रांचेस है, वहाँ पे मैं कम प्राइस चार्ज करके सस्टेन रहूँगा, सर्वाइव करूँगा, कम प्रॉफिट अर्न करूँगा। और जहाँ पे मेरा, यहाँ पे मुंबई में क्या है, मेरा इंडिया में बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट टैरिफ
द इम्पोर्टर्स आर नॉट देयर, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आए, तो उसकी वजह से मुझे एक एडवांटेज मिल गया होम मार्केट में, जहाँ पे मैं ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकता हूँ. सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ एग्जैक्टली द टैरिफ बैरियर, जो क्या करता है, मोनोपोलिस्ट को पावर देता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए. देन द इग्नोरेंस. व्हाट डू मीन बाय द इग्नोरेंस? When the consumers are ignorant of the price differences, they will not mind paying the higher prices than what they others are paying. When the consumers are ignorant of the prices के बारे में consumers को पता नहीं है, then they will not mind paying a higher prices than what the others are paying. अगर उनको प्राइस के बारे में पता ही नहीं है तो वो हाई प्राइस भी पे कर सकते हैं. अगर वो हाई प्राइस पे करेंगे तो आगे क्या होगा, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबिलिटी आ जाएगी. कस्टमर्स को प्राइसेस के बारे में पता ही नहीं है तो चांसेस है डिस्क्रिमिनेशन करने के, कस्टमर से हाई प्राइस चार्ज करने के, जो कि हम करेंगे. दैट इज़ द इग्नोरेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेग्लिजिबल प्राइस डिफरेंसेस. The negligible price differences means even when the price discrimination is resorted to, but the differences in the price is too small, the consumer would not bother about the negligible differences, and the attitude of indifferences on the part of the consumer enables the monopolist to discriminate the prices. कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग प्राइस का चार्ज कर रहे हैं दिल्ली और पुणे में, मुंबई और पुणे में, क्लास ज़रा ध्यान देना. मान लो एक मार्केट है मुंबई का और एक मार्केट है पुणे का. मुंबई में प्राइस है 100 रुपये और पुणे में प्राइस है 120 रुपये. नाउ लेट्स से अनदर वन. मान लो मुंबई में प्राइस है 120 और पुणे में प्राइस क्या है आपके 100 रुपीज़ है. मुंबई में आपका प्राइस है 120 का और पुणे में प्राइस कितना है 100 रुपीज़ का, जो कि एक माइनर डिफरेंस है. कितने का? सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का. तो यहाँ पे मुंबई वाले पुणे जाके गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं करेंगे, मुंबई वाले मुंबई से ही गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे. क्यों? क्योंकि एक नेग्लिजिबल प्राइस डिफरेंसेस है, एक बहुत छोटा सा प्राइस डिफरेंस, सिर्फ 20 रुपये का डिफरेंस है. और ये 20 रुपये के डिफरेंस के लिए हम मुंबई से पुणे नहीं जाने वाले हैं, हम मुंबई में परचेज करेंगे. तो जब अगर कस्टमर्स को लगेगा कि जो डिफरेंस है वो बहुत कम डिफरेंस है, तो कस्टमर दे विल नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट द प्राइस, वो 120 का भी परचेज कर लेते हैं हम. देर आर द फ्यू कस्टमर्स, अगर वो स्मॉल चेंजेस, स्मॉल चीज़ों के लिए वो इंक्वायरी नहीं, दे विल नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, कुछ झगड़े नहीं करेंगे, ना ही वो नेगोशिएशन करेंगे. तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कंज्यूमर्स ज़्यादा प्राइस भी पे कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, प्रोड्यूसर्स जो हैं दे विल गोइंग टू चार्ज द डिफरेंट प्राइसेस टू द डिफरेंट कंज्यूमर. तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं प्राइसेस. क्यों? क्योंकि एटीट्यूड ऑफ द इंडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर इनेबल्स द मोनोपोलिस्ट टू डिस्क्रिमिनेट द प्राइस. सेलर्स को पता है, मोनोपोलिस्ट को भी पता है कि कस्टमर क्या, अगर कस्टमर रेडी है थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस चार्ज करने पे कस्टमर्स रेडी है पे करने के लिए, तो वो केसेस में हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं. देन आफ्टर प्राइस क्वालिटी लिंक. अब प्राइस क्वालिटी लिंक का मतलब व्हेन द कंज्यूमर्स ड्यू टू द इरेशनैलिटी और फॉर एनी अदर रीजन कंसिडर्स द हायर प्राइसेस एज एन इंडिकेटर फॉर द बेटर क्वालिटी, देन इट इज़ पॉसिबल फॉर द मोनोपोलिस्ट टू चार्ज द हायर प्राइसेस टू द सच अ कंज्यूमर. किसी कस्टमर्स का क्या होता है, परसेप्शन होता है. अब यहाँ पे आजकल के नाउ डेज इफ यू गोइंग टू सी, आजकल देखोगे तो एक ट्रेंड चला हुआ है. ट्रेंड मतलब सबको लगता है अगर कोई भी सेलर अगर अपने गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, मतलब उसके गुड्स एंड सर्विसेज में वो क्वालिटी होगी. ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है तो ज़्यादा प्राइसेस, कम पुअर क्वालिटी होगी तो कम प्राइसेस. अगर सेलर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है तो अच्छी क्वालिटी का गुड्स वो दे रहा होगा, वो सेल कर रहा होगा, जो कि ज़रूरी नहीं है. अगर कंज्यूमर ये परसेप्शन से अगर मार्केट में जाते हैं कि अगर सेलर जो है अच्छी क्वालिटी के गुड्स देगा तो मैं ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार हूँ, तो वो सिचुएशन में कंज्यूमर्स को क्या करना है, वो कंज्यूमर्स विल गोइंग टू परचेज इट. और वो सिचुएशन का एडवांटेज कौन उठाएगा, सेलर. सेलर्स को पता होगा कि हाँ ये बंदा जो है ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है, सिर्फ उसको क्या करना है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी देनी है और ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता हूँ. सो द थिंग इज़ वॉट कि आई कैन शो एनी गुड्स एज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट and I can sell it to the consumers at a very higher price and the consumers are ready to pay for the same. That is the situation of a what price quality link. तो उसमें क्या होगा, अगेन डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस हो जाते हैं. द नेक्स्ट वन लोकेशन. समटाइम लोकेशंस के वजह से क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. अब लोकेशंस अगर डिफरेंट है,
The goods are sold in the sophisticated or the rich locality or sold in the shopping malls may be charged the higher prices than the same goods and services sold in the poor locality. Snobbish consumers are willing to pay the higher prices by purchasing the goods in the posh locality or the stores. Same goods and services अगर तुम streets पे या स्टेशन के बाहर खरीदोगे तो आपको कम क्वालिटी, आपको कम प्राइजेस पे मिल जाएंगे, और सेम गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप शॉपिंग मॉल में परचेस करोगे तो आपको ज़्यादा प्राइजेस पे मिलेंगे. द थिंग इज़ व्हाट कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है आपका लोकेशन का. अच्छे लोकेशन पे सेल करो तो ज़्यादा प्राइजेस आपसे चार्ज होंगे. अगर थोड़े पुअर क्वालिटी के लोकेशंस होंगे, थोड़ा नियर बाय स्लम अगर आप परचेस करते हो या नियर बाय स्टेशन परचेस करो जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सिचुएशंस में आपको बहुत सस्ते में वो गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएगा. तो यहाँ पे भी सेलर्स क्या कर सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. There are the many peoples to whom I know that what they are doing exactly, they have the two branches. The first nearby the locality जहाँ पे crowd बहुत ज़्यादा होता है, and second they have the second branch in the very posh area, और they are having in the supermarket और in the shopping malls में उनके कुछ branches हैं. तो उसमें होता क्या है पता है, होता कुछ ऐसा है कि they are having the both the markets, both the branches in the different market, and they are charging the different prices for the same thing. कुछ जो अच्छी क्वालिटीज़ के गुड्स होंगे, थोड़े अच्छी क्वालिटी के, they're going to what they're going to do, they're going to shift it into the shopping mall. There are the few sellers, they are shifting to the shopping mall, and the some little bit poor quality they're going to sell it on the nearby the crowded places. और उसमें होगा क्या, यहाँ पे अच्छा प्राइस चार्ज करो, यहाँ पे थोड़ा लो प्राइस चार्ज करके सेल कर दो. That means we are clearing the stocks. That kind of a situation exactly is there in case of a price discrimination. Then after the government sanctions, the government due to the welfare or the social or the political reason may charge the different prices for the same goods and services. Electricity for the domestic use is charged a lower rate than the commercial uses, and the girls are the exempted from the fee or the charges the lower prices in the school and the colleges. कभी कभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर जो है हमारा इंटेंशन होता है गवर्नमेंट का. जब आपका इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, आपका इंटेंशन है सोशल वेलफेयर करना, तो वहाँ पे आप लोएस्ट प्राइस चार्ज करते हो सेम काइंड ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. तो यहाँ पे सिचुएशन वही है, गवर्नमेंट एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द गवर्नमेंट सैंक्शन, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लोअर प्राइस चार्ज करेगी अगर आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए उसे यूज़ करेंगे. अगर आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो कम चार्जेस आपको पे करना है. अगर कमर्शियल चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, लाइक आपका कोई बिजनेस है या कोई आपकी फैक्ट्री है, कोई आपके प्रीमाइसेस है, कोई ऑफिस है, अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा फॉर द सेम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस कंडीशन स्टेटस अबोव आर नेसेसरी फॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू बिकम अ पॉसिबल. दैट इज़ ओनली द कंडीशंस फॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ये सब जो है कंडीशंस है, ये सब जो है रीज़न है क्यों एक मोनोपोलिस्ट जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है एक पर्टिकुलर मार्केट में. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 7.4 कंडीशंस फॉर द प्रॉफिटेबल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. द कंडीशंस फॉर द प्रॉफिटेबल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो ज़रा ध्यान देना, अब तक हमने देखा एक नॉर्मल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है. अब हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा. वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसमें एक मोनोपोलिस्ट को प्रॉफिट हो सके, एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या कर सके, प्रॉफिट मेकिंग कर सके. वो सिचुएशन हम, वो कंडीशंस हम अभी देखने वाले हैं. तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो है आपके डिफरेंसेस इन द इलास्टिसिटी. वी हैव आउटलाइंड द कंडीशंस under which the price discrimination is possible, and possibility of the price discrimination by itself does not guarantee its profitability. For the price discrimination to be profitable, यहाँ पे कुछ conditions को हमको क्या करनी है, fulfill करनी है, satisfy करनी है. The best example you can take of the elasticity only. Elasticity का मतलब क्या होता है, the degree of responsiveness of a percentage change in the demand upon percentage change in price. ऑलरेडी हमने previous semesters में पढ़ा होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो आपने पढ़ा होगा previous semesters में और यू कैन से बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, डिमांड और सप्लाई क्या होता है. देयर आर द मैनी मोर थिंग्स. सो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है इन शॉर्ट फ्लेक्सिबिलिटी, और आप बोल सकते हो जहाँ पे चेंजेस कैन टेक प्लेस, जहाँ पे चेंजेस कैन टेक प्लेस विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. That is known as what? Elasticity or elastic things which we can
इम्प्रूव विच वी कैन स्ट्रेस, जिस पे स्ट्रेस करने पे वो क्या हो सके ज़्यादा करके, इट कैन बी फ्लेक्सिबल, इट कैन इलास्टिकली हम चेंज कर सकें. द बेस्ट एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू गिव यू, देर आर द टू काइंड्स ऑफ अ मार्केट. Class, pay attention how the differences in the elasticity will be the profitable price discrimination. तो जरा ध्यान देना. उससे पहले बिफोर मूविंग टू द चेंजेस हम कुछ थोड़ा इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, पढ़ेंगे. इलास्टिसिटीज होता क्या है. तो सबसे पहली बात तो इलास्टिसिटी डिवाइड है दो पार्ट्स में. एक होता है आपका इनइलास्टिक और एक होता है आपका क्या, इलास्टिक सिचुएशन. क्लास, देयर आर द टू टाइप ऑफ सिचुएशंस, इलास्टिक सिचुएशन एंड इनइलास्टिक सिचुएशन. इलास्टिक सिचुएशन और इनइलास्टिक सिचुएशन. इनइलास्टिक सिचुएशन का मतलब होता है जहाँ पे आपका डिमांड क्या हो, फिक्स हो. इनइलास्टिक डिमांड, और अगर मैं बात करूँ आपके इलास्टिक डिमांड. इनइलास्टिक का मतलब होता है फिक्स और इलास्टिक का मतलब होता है जो चेंज हो सके, विच कैन चेंज, और जो क्या हो सके, फ्लेक्सिबल है, जो कि चेंज हो सकता है प्राइस के चेंज होने पे. जो फ्लेक्सिबल है, कभी भी प्राइस के चेंज होने से अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द प्राइस ये क्या करे, रिएक्ट कर सकता है. दैट इज नोन एज व्हाट, इलास्टिक डिमांड. अब इनइलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड दो टाइप्स के डिमांड्स होते हैं. पहला, इनइलास्टिक डिमांड के केस में आपका डिमांड क्या होता है, फिक्स होता है. प्राइस के चेंज करने से आपका डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होता. अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, प्राइस अगर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो डिमांड जो है आपका डिक्रीज़ नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत कम डिक्रीज़ होगा. अगर प्राइस मैं 10% से चेंज कर रहा हूँ तो डिमांड 2 और 3% से क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, या तो वो भी नहीं होगा. दैट इज़ योर इनइलास्टिक डिमांड इज. एंड इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, प्राइस अगर मैं 10% से इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो डिमांड आपका चेंज होगा मोर देन 10%. हो सकता है वो 20% से क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, या फिर 30% से क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए. दैट इज़ द केस ऑफ अ इलास्टिक डिमांड एंड दिस इज़ द केस ऑफ अ इन इलास्टिक डिमांड. जैसा आप देख सकते हैं कि इलास्टिक और इन इलास्टिक दो सिचुएशंस होती हैं. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होगा. सबसे पहली बात, आपकी डिमांड क्या है, फिक्स है. जहाँ पे डिमांड फिक्स होता है वहाँ पे कस्टमर्स क्या करते हैं, वहाँ पे कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे द हायर प्राइजेस. और इलास्टिक के केस में कंज्यूमर्स विल नॉट गोइंग टू पे द हायर प्राइजेस. हायर प्राइजेस कंज्यूमर पे नहीं करते. क्यों नहीं करते, ज़रा ध्यान देना, ज़रा बात समझने की कोशिश करना. इलास्टिक डिमांड अगर होगा और इन इलास्टिक डिमांड होगा, दोनों केसेस में कैसे एक मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट कर सकता है, वो सब पॉसिबिलिटी ज़रा समझने की कोशिश करना. अगर इन इलास्टिक डिमांड है, अगर डिमांड आपका फिक्स है, अगर मार्केट में आपके कमोडिटीज़ का डिमांड क्या है, फिक्स है, तो प्राइस आप कितना भी इंक्रीज कर लो, डिमांड क्या होगा, चेंज नहीं होगा. इट विल बी रिमेन द कांस्टेंट. द डिमांड will remain the constant if the price will going to change in case of a inelastic demand. अगर प्राइस में चेंज करता हूँ 10% से तो डिमांड विल बी रिमेन द सेम. क्यों, क्योंकि डिमांड क्या है, यहाँ पे फिक्स है. तो यहाँ पे एक सेलर, एक मोनोपोलिस्ट, एक सेलर, इन शॉर्ट इफ आई से, आई विल गो अगेन आफ्टरवर्ड्स ऑन द मोनोपोलिस्ट. अगर एक सेलर यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज करके अपना प्रॉफिट क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है. जरा ध्यान देना, इनइलास्टिक डिमांड के केस में एक सेलर अपने प्राइस को इंक्रीज करके प्रॉफिट को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है. क्यों, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड के केस में एक सेलर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है कंज्यूमर से, और कंज्यूमर पे भी करेगा. क्यों, क्योंकि डिमांड क्या है, फिक्स है. फिक्स डिमांड है, मतलब कस्टमर्स को परचेस करना ही करना है. तो वैसे सिचुएशंस में आप कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो और अपना प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हो. दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इनइलास्टिक डिमांड.
और इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है, इलास्टिक डिमांड के केस में आप कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते और कस्टमर से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर आपने प्राइस अगर 10% से इंक्रीज़ किया थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इलास्टिक डिमांड के सिचुएशंस के हिसाब से क्या होगा, डिमांड आपका ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि इलास्टिक डिमांड के केस में सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है यहाँ पे कंपटीशन है मार्केट में। मार्केट में क्या है, कंपटीशन में। कंपटीशन अगर मार्केट में होता है तो डिमांड क्या होता है, इलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज कम प्राइस में नहीं सेल कर सकते, कस्टमर्स किसी और के गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगा, परचेज करेगा। एंड दैट इज़ द सिचुएशन इज देयर इन केस ऑफ अ इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, अगर आपने प्राइस ज़्यादा चार्ज करना है, हमारे पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है। आपका गुड्स नहीं तो सही, दूसरे का गुड्स हम परचेज करेंगे। दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ अ इलास्टिक डिमांड। तो ये कंपटीशन के वजह से क्या होता है, इलास्टिक डिमांड में हम कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट आपका बहुत कम होगा या प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, इट विल गोइंग टू डिक्रीज जब हम प्राइस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा, बिकॉज डिमांड क्या है, फिक्स है। कस्टमर से चाहो जितना भी प्राइस चार्ज करो, कस्टमर रेडी है पे करने के लिए। तो ये सिचुएशन ही होता है डिफरेंसेस इन द इलास्टिसिटी। अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं और प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इलास्टिक डिमांड है तो वहाँ पे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपको एक लिटिल बिट फिक्स प्राइस ही चार्ज करना पड़ेगा मार्केट में, ताकि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सके। अगर आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की तो कस्टमर्स विल गोइंग टू मूव ऑन टू दी अदर कमोडिटीज़ विच आर अवेलेबल इन टू द मार्केट। तो ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पे सेम सिचुएशन हम समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द डिफरेंसेस इन इलास्टिसिटी। Let us assume that our monopolist sells his product in the two different market which are at a geographically distance. This fulfills the required condition for the price discrimination. Obviously two different localities है, geographical distance पे दो market हमारे situated हैं. If these two markets are showing the same elasticity of a demand at a given prices through it may differs to the two different prices. डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। अगर इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड आपका सेम है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड आपका सेम है और सेम प्राइजेस चार्ज करते हो या डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करते हो, वहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। और if the discrimination, if these two markets are showing the same elasticity of a demand at a given price, through it may differ at a two different prices, discrimination will not be profitable. डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते। अगर इलास्टिक डिमांड है तो इलास्टिक डिमांड के केस में आपको क्या करना है, अगर इलास्टिक डिमांड है तो आप अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस आपने इंक्रीज़ किया, इलास्टिक डिमांड है, तुरंत कस्टमर्स क्या करेंगे, चेंज हो जाएंगे दूसरे मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पे क्या है, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज सेम इन द बोथ द मार्केट एंड द मार्जिनल रेवेन्यू इन द टू मार्केट at every price of the commodity will also be the same, then this follows from the formula of MR is equals to AR is equals to 1. Now this is the formula जो हमने पढ़ा होगा, those who have taken the mathematics. So in the mathematics there is a one application of a derivatives, and application of a derivatives में एक MR का formula है, that is MR is equals to AR then E minus 1 upon E. ये फार्मूला एक अर्थमेटिक मैथमेटिकल फार्मूला है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। हियर द MR एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन द बोथ द मार्केट्स विल बी द सेम एंड द मोनोपोलिस्ट इन द सच अ सिचुएशन विल नॉट डिक्रीज हिज प्रॉफिट्स बाय ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, एंड सिंस एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड्स सोल्ड विल ब्रिंग द सेम मार्जिनल रेवेन्यू टू दैट डिक्लाइन ऑफ द अदर मार्केट बाय द सेलिंग द वन यूनिट लेस। अगर मार्जिनल रेवेन्यू, अगर प्राइजेस और इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, क्लास मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड तीनों अगर सेम हैं या फिर तीनों में से एक भी डिफरेंट है, तो वो सिचुएशंस में
आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल दोनों मार्केट आपका अगर इलास्टिक है, अगर दो, सपोज देयर आर द टू मार्केट एंड बोथ द मार्केट्स आर इलास्टिक, तो वहाँ पे आप यहाँ के कमोडिटीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र करो या यहाँ के कमोडिटीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, वो केसेस में क्या होगा, दोनों मार्केट्स में आपको सेम प्रॉफिट होगा। दोनों फर्म्स, दोनों मार्केट में आपको प्रॉफिट क्या होगा, सेम होगा, ना ही यहाँ पे ज़्यादा ना ही वहाँ पे कम। दैट इज़ एग्जैक्टली द सिचुएशन ऑफ व्हाट, द सिचुएशन ऑफ अ मोनोपोली मार्केट, जहाँ पे आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम है, मार्जिनल रेवेन्यू सेम है और प्राइजेस क्या है आपके सेम हैं। तो ये सिचुएशंस में अगर एक मार्केट से निकाल के आप दूसरे मार्केट में गुड्स बेचते हो तो भी वहाँ पे उतना ही प्रॉफिट होगा जितना आपको पहले मार्केट में होता था। दैट इज़ द सिचुएशन। बट नाउ if when the elasticity of a demand differs in the two market, the monopolist will going to charge the higher price in the less elastic and lower price in the more elastic market. क्लास, ये बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। When the elasticity of a demand differs in the two market, दो मार्केट है हमारे पास, जहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है, हायर प्राइस चार्ज करेगा, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक मार्केट, इन इलास्टिक डिमांड के केस में हमें प्राइजेस क्या करने हैं, प्राइस हमको ज़्यादा चार्ज करना है और लो प्राइस चार्ज करना है, प्राइजेस को डिक्रीज करना है। कहाँ पे? जहाँ पे आपका इलास्टिक मार्केट हो। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूँ, द सेम एग्जांपल आई वांटेड टू टेक ओवर हियर, कि ये हमारा है इन इलास्टिक केस और ये हमारा क्या है, इलास्टिक का केस। तो इन इलास्टिक और इलास्टिक दो मार्केट है। सपोज ये मार्केट ए है और ये हमारा मार्केट बी है। मार्केट ए में इन इलास्टिक डिमांड है और मार्केट बी में इलास्टिक डिमांड है। तो यहाँ पे हम प्राइजेस को क्या कर सकते हैं, प्राइस को इंक्रीज करके प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे प्राइस को डिक्रीज करना होगा, तब जाके यहाँ पे प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी आर परफॉर्मिंग द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दो मार्केट है, दोनों मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं पे कम कर रहे हैं। दैट इज़ नथिंग बट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद charging the same price in the both the markets when they differs in the elasticity will not lead to the maximization of a profit. अगर दोनों मार्केट में अगर सेम प्राइस चार्ज करें तो उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा। तो क्या करना है हमें, therefore the monopolist resorts to the price discrimination when the elasticity is differ. To illustrate this particular example, we are taking the example to illustrate this particular situation. Two markets are there, market A and B. Market A is less elastic with an elasticity of a 2 and market B is having the elasticity of 5 and prices इनके कितने हैं, 20. The same explanation I have already given to you. यहाँ पे मैंने सेम एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। ये मार्केट ए है, ये मार्केट बी है, यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड है, यहाँ पे इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक का मतलब फिक्स डिमांड, प्राइस आप ज़्यादा करोगे तो कस्टमर्स जो हैं आपसे परचेज करेंगे, जिससे प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, जब इलास्टिक डिमांड होगा तो प्राइस अगर इंक्रीज़ किए, कस्टमर्स तुरंत दूसरे प्रोड्यूसर्स के पास परचेस करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो बेहतर यही है कि इलास्टिक डिमांड के केस में आपको प्राइस थोड़ा कम रखना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। और इन इलास्टिक डिमांड पता है आपको, आपके गुड्स एंड सर्विसेज का फिक्स डिमांड है, जितना भी आप प्राइस करोगे, चार्ज करोगे, कस्टमर खरीदने ही वाला है। तो वो केसेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाट यू विल गोइंग टू डू, यू विल गोइंग टू चार्ज द हायर प्राइजेस। तो ये दो सिचुएशंस है, दोनों सिचुएशंस यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. If you're going to see the same situation, we are using the formula, and what is the formula? MR is equals to AR elasticity minus 1 upon elasticity. This situation if you're going to use, तो market A में आपका elasticity कितना आ रहा है, 10. The marginal revenue in the market A is how much, 10, and marginal revenue in the case of a market B is how much, 16. अब ये situation के हिसाब से if you're going to see from the above example, it is clear that the marginal revenue in case of a market A and B differs, and it is therefore profitable to discriminate the price, that is increase the prices in the A
where the sales may decrease marginally but MR will going to increase, and in the market B the price should be lowered and the sales in the market B will going to increase, which will going to bring down the marginal रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम केसेस हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ। मार्केट ए में आपको प्राइस इंक्रीज करना है, मार्केट बी में आपको प्राइस क्या करना है, डिक्रीज करना है, तब जाके आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। So this is the example which we have taken, the first condition, how we can make the market profitable. Normally MNCs, normally business firm यही कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे क्वांटिटी, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का फिक्स डिमांड है, वहाँ पे ज़्यादा सप्लाई करो और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करो। जहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इलास्टिक डिमांड है, वहाँ पे क्या करना है, हमें कम सप्लाई करना है और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करना है वहाँ पे। द सिचुएशन इज़ दैट ओनली कि हाउ वी आर मैनेजिंग आवर मार्केट बाय सीइंग द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर टूल है, इट इज़ अ मैथड जो हम लोग यूज़ करते हैं ये कॉन्सेप्ट को, कहाँ पे, फॉर फाइंडिंग आउट कि विच पर्टिकुलर एरिया इज़ अ प्रॉफिटेबल फॉर अस डिपेंडिंग अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, इलास्टिक मार्केट है, कस्टमर्स क्या होंगे, चेंज कर सकते हैं अपने डिमांड, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। और इन इलास्टिक में क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड में आपका डिमांड क्या होता है, फिक्स होता है, ना ही इंक्रीज़ होगा ना ही डिक्रीज़ होगा। लेकिन इलास्टिक डिमांड के केस में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, इफ़ यू विल गोइंग टू थिंक ऑप्टिमिस्टिकली दैट द प्रॉफिट इज़ देयर इन केस ऑफ अ इलास्टिक डिमांड, थोड़ा कम प्राइस चार्ज करके ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। दैट इज़ अ सिचुएशन। So the first condition we covered over here, this was the case of what, the differences in the elasticity। एक इनइलास्टिक मार्केट और इलास्टिक मार्केट के डिफरेंसेस के हिसाब से कैसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, दैट सिचुएशन वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। जैसे मोनोपोलिस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करते हैं, यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो हमने बचपन से पढ़े हुए हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिर्फ हमें लगता है यहाँ पे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, यूजलेस है, लेकिन एट अ प्रैक्टिकल लाइफ इफ यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग, सेम थिंग एट अ टॉप लेवल, यू विल जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द scenario and what exactly is the tool of it. So differences in the elasticity will going to bring the maximum profit if you are going to see the same, और कैसे maximum profit आएगा वो already हम लोग ने देखा हुआ है। So now what all of you will going to do, you will going to revise the previous chapters and you will going to watch all the previous videos for the same, and we will going to continue in the next lecture with the next part. Thank you.